हेलो फ्रेंड। तो हम लोग अपने इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं रिकॉग्निशन ऑफ इंसर्जेंसी, बेलिजरेंसी एंड गवर्नमेंट इन एक्साइल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट, बट इन दिस लेक्चर वी विल सी द रिकॉग्निशन ऑफ इंसर्जेंसी, बेलिजरेंसी एंड गवर्नमेंट इन एक्साइल। चूंकि ये लोग फुल फ्लेज स्टेट नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें स्टेज की कुछ क्वालिफिकेशन है, इसलिए इनको भी रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है या टॉपिक है, क्योंकि इन एट प्रेजेंट लगभग नियर अबाउट 60% पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड एंड नो 40% पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड एंड 60% जियोग्राफिकल एरिया कम्स अंडर दीज इंसर्जेंसी, बेलिगरेंसी एंड गवर्नमेंट इन एक्साइल। पूरा मिडिल ईस्ट लगभग डिस्टर्ब है इंसर्जेंसी या बेलिजरेंसी के कारण, या वहाँ की गवर्नमेंट जो है, जो जो डिफैक्टो या डिज्योर गवर्नमेंट है, वो इस समय वहाँ नहीं है टेरिटरी, वो कहीं बाहर से ऑपरेट कर रही है। इस वीडियो लेक्चर का आप पीडीएफ फॉर्म पा सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है नील नोट्स, और इसका इसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहले कि जब हम लोग बेलिजरेंसी, इंसर्जेंसी और गवर्नमेंट इन एक्साइल के बारे में समझें, उससे पहले हम एक टर्म समझते हैं जिसको कहते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन। कि सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने लास्ट लेक्चर में मेरे देखा था कि 4 चीज़ें चाहिए किसी भी स्टेट को स्टेट रिकॉग्नाइज होने के लिए। पहला क्या था? पहला था टेरिटरी, फिर उसके अंदर पीपल, फिर वहाँ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के अंदर सॉवरेंटी। लेकिन मान लीजिए कि कहीं ऐसा नहीं है, कोई ऐसा एक पर्टिकुलर सिस्टम है स्टेट का जहाँ ऐसा नहीं है, तो क्या हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? हम इस लेक्चर में वही देखने जा रहे हैं कि हम कब कब उन जो वो फैक्टर है 4, उनके एब्सेंस में भी किसी भी सिस्टम को, गवर्नमेंट सिस्टम को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और उस स्टेट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और इसको समझने के लिए हमको सेल्फ डिटर्मिनेशन समझना जरूरी है। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या होता है? सेल्फ डिटर्मिनेशन होता है राइट ऑफ द पीपल टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। मतलब वो सेल्फ को डिटरमाइन कर सके, सेल्फ को स्टैब्लिश कर सके। कैसे कैसे वो स्टैब्लिश कर सकते हैं? जब उनको ये लगता है कि उनके पास इक्वल राइट्स एंड फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, उनको अपने फ्यूचर के बारे में फ्रीली चूज करने की आज़ादी है। इवन अपनी सॉवरेंटी उनकी कैसी होगी, यानी कि वो उनके ऊपर जो गवर्नमेंट राज कर रही है उसकी सॉवरेंटी क्या होगी, वो अपने गवर्नमेंट चूज करने की आज़ादी, ये सब आज़ादी अगर उनके पास है तो इसको कहेंगे कि वहाँ सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट्स है। ये जो सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है, यानी कि इसमें स्टेट सेंट्रिक हटा के पीपल सेंट्रिक या सिटीजन सेंट्रिक जो ये राइट दिया गया है, इसको यूनाइटेड नेशन ने अपने कार्डिनल प्रिंसिपल में रखा है, या मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ के ये कार्डिनल प्रिंसिपल में है। और यूनाइटेड नेशन की कई जगह इसका आप जब इंटरप्रेट करेंगे तो उसके चार्टर का, यूनाइटेड नेशन का, तो आपको ये निकल के आएगा कि हाँ, सेल्फ डिटर्मिनेशन एक इनसेपरेबल राइट पीपल्स को मिला हुआ है यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में। इसको जस्ट कॉजन भी, मेरे पहले लेक्चर में आप लोगों ने इंटरनेशनल में जस्ट कॉजन का मतलब समझा था। तो जस्ट कॉजन कुछ ऐसे बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, ऐसे ग्रैंड नॉर्म होते हैं केल्सन के अकॉर्डिंग, जिनको आप तोड़ नहीं सकते। तो जो इंटरनेशनल लॉ है उसमें सेल्फ डिटर्मिनेशन जस्ट कॉजन है, जिसको किसी भी स्थिति में ब्रेक नहीं किया जा सकता। अब मान लीजिए कोई ऐसा स्टेट है जहां की टेरिटरी डिफिनिट नहीं है, जहां की गवर्नमेंट जो है वो फुल्ली तरह सॉवरेंटी में नहीं है, या वहाँ इवन पीपल भी डिसाइड नहीं है कि कौन वहाँ की सिटीजन है, कौन वहाँ की सिटीजन नहीं है,
और वहां गवर्नमेंट में भी डिस्प्यूट चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद वहां के पीपल्स के पास राइट है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम इस हैफ एजेड सिस्टम को भी गवर्न कर रहा है उसको वो सेल्फ डिटर्मिनेशन के थ्रू रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो हम उसको एक स्टेट मान सकते हैं। चूंकि सेल्फ डिटर्मिनेशन ही वो जो चारों मैंने आपको बताए थे एट्रीब्यूट उन सब से ऊपर हो चुका है कि पीपल्स अगर सेल्फ के पास राइट है सेल्फ डिटर्मिनेशन का, अब वो कह रहे हैं कि हमको आप सेपरेट स्टेट मानिए, भले ही हमारी टेरिटरी में अभी कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, भले ही हमारी गवर्नमेंट पे कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं कि हम सेल्फ डिटर्मिनेशन के थ्रू आपसे कह रहे हैं कि हमको एक सेपरेट टेरिटरी मानिए, एक सेपरेट स्टेट मानिए। तो थर्ड पार्टी को या दूसरे स्टेट को उसको सेपरेट स्टेट मानना पड़ता है और रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। उसके कई प्रैक्टिकल रीजन है और कई प्रिंसिपल भी है, थ्योरेटिकल रीजन भी है, हम सब उनको आगे देखेंगे। तो इट इज नोटेड दैट द इंटरनेशनल लॉ ट्रेडिशनली रिक्वायर्ड द स्टेबल एंड इफेक्टिव गवर्नमेंट। स्टेबल एंड इफेक्टिव गवर्नमेंट यानी स्टेबल यानी कि वहाँ की टेरिटरी सब स्टेबल रहे, पीपल स्टेबल रहे, गवर्नमेंट स्टेबल रहे। इफेक्टिव यानी कि सॉवरेंटी के साथ। ट्रेडिशनली आप लोगों ने पढ़ा ही था, ट्रेडिशनली यही है, ये एक एलिमेंट होता है किसका, स्टेटहुड का, लेकिन ये रिक्वायरमेंट अब ऑब्सलीट हो रही है। मैंने आपको बताया ना लगभग 60% जियोग्राफिकल एरिया ऐसा है जहाँ की एक इफेक्टिव और स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको स्टेट नहीं मान रहे हैं, वहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, कई प्रैक्टिकल कारणों से कर रहे हैं, चूंकि वहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, हम उनसे इंटरनेशनल रिलेशनशिप हमको बनाना है। अगर इफेक्टिव गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पे के लेके हम लोग चलेंगे तो पता चलेगा हमको उसको, जब तक वहाँ वॉर चल रहे हैं, सिविल वॉर चल रहे हैं, जैसे अफगानिस्तान में लगभग हम लोग आगे देखेंगे 40% से 50% अभी भी तालिबान या उसके एलाइट के पास है, फिर भी हमें अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से कुछ रिलेशनशिप बनानी है, तो हमको उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, इसके बजाय कि वो इफेक्टिव गवर्नमेंट नहीं है। तो इसलिए सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी कि वहां के पीपल कह दिए कि हमको स्टेट मानिए, हमारे अंदर सॉवरेंटी है, उनके पास पावर है, राइट है, वो भी एक अब रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल हो गया है, किसका, इंटरनेशनल लॉ का। एन एंटिटी विदाउट एन इफेक्टिव गवर्नमेंट में बी टर्म्ड एज स्टेट एंड देयरफॉर रिकॉग्नाइज्ड। क्यों, क्योंकि वहां हो सकता है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन की क्वालिटी हो। अब आप समझ चुके होंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आप सेल्फ डिटर्मिनेशन समझ गए तो उसके आगे हम बढ़ते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ इंसर्जेंसी एंड बेलिजरेंसी, इसको मैं एक ही साथ आपको पढ़ा रहा हूँ। इंसर्जेंसी का आप कह सकते हैं कि बड़ा फॉर्म, थोड़ा सा जिसको कहे जब इंसर्जेंसी ज़्यादा विकृत रूप ले लेती है, एग्जिबरेट हो जाती है, थोड़ा बढ़ जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो वही बेलिजरेंसी हो जाती है। हम आगे देखेंगे वो कैसे। स्टेट मेंटेन अ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर ऑफ अनदर स्टेट। देखिए स्टेट क्या है कि ये भी एक कार्डिनल, आप कह सकते हैं कार्डिनल प्रिंसिपल है कि हम दूसरे के डोमेस्टिक अफेयर में इंटरफेरेंस कोई भी दूसरा स्टेट नहीं करता किसी स्टेट के। अब मान लीजिए कि वहां कुछ अंदर ही इंसर्जेंसी हो गई, फॉर एग्जाम्पल मैंने अफगानिस्तान का नाम लिया, वहां तालिबान अंदर ही अंदर बढ़ रहा है, तो अब हम उसको डोमेस्टिक अफेयर मान के उसके ऊपर छोड़ देंगे। या आप यही का ले सकते हैं एग्जाम्पल, यहाँ जैसे नक्सलाइट बढ़ रहे हैं आपके जो विदर्भा रीजन है और जो प्लेटो रीजन है इंडिया का, या छत्तीसगढ़ का जो रीजन है छोटा नागपुर के आसपास या तेलंगाना तक जाते हुए, तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो लोग कह रहे हैं कि हमको स्टेट नया चाहिए। तो अब इसका ये मतलब नहीं है अब स्टेट नया चाहिए, और हो सकता है कि लोग कह रहे हैं कि पैरेलल गवर्नमेंट वहाँ चल रही है। तो अगर पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है और वो वहाँ की टेरिटरी संभाल रहे हैं, तो ये मतलब नहीं है कि दूसरा चाइना कह दे कि हाँ हम आपको स्टेट मान लिए। हालांकि ऐसा भी प्रैक्टिकली होता है, अगर चाइना ने इंटरफेरेंस शुरू कर दिया दुश्मनी निकालने के लिए और उसको हवा देने के लिए, तब ऐसा हो सकता है, लेकिन जनरली ऐसा लोग नहीं करते।
जनरली ऐसा स्टेट नहीं करते। क्यों? चूंकि उनको अपनी एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप बना के चलना है कि जो वहाँ की, मतलब पूरी तरह तो इफेक्टिव नहीं है लेकिन फिर भी जो वहाँ का एक मतलब मोर ऑफ अफेयर संभाल रहा है, तो उससे एक इफेक्टिव रिलेशनशिप उनको बनाना है। और उनको किसी न किसी को ऐसा मानना पड़ेगा उस स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी, जिससे वो अपना इस्टेब्लिश कर पाए रिलेशनशिप। तो वो जनरली वो उन्हीं से इस्टेब्लिश करते हैं जो वहाँ की पूरी तरह से ज़्यादातर अफेयर संभाल रहे हैं। तो अब आप मान के चलिए कि रेबल्स जो है वो इफेक्टिव ऑक्यूपेशन कर लिए लार्ज पार्ट ऑफ टेरिटरी में, और वहाँ अथॉरिटेटिव बन गए उस टेरिटरी के, थर्ड स्टेज के, और कोई भी फॉर्मल प्रोनाउंसमेंट उन्होंने नहीं किया। ऐसा हुआ था अफगानिस्तान में। तालिबान ने धीमे 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 वहाँ शुरुआत की, और वहाँ की जो सिविल गवर्नमेंट थी उसको पूरी तरह से यूजर्व करके, कई ढंग से हटा के, और खुद वहाँ इस्टेब्लिश कर लिए। कब? ओसामा बिन लादेन, ये आपका जो 2011 था, 9/11 के पहले। आपको याद होगा जब कंधार में हमारा प्लेन हाईजैक हुआ था और वो जाके कंधार में उतार दिया गया था, उस समय वहाँ तालिबान एक तरह से डिफैक्टो गवर्नमेंट थी, और हमारी गवर्नमेंट ने जो थोड़ी बहुत नेगोशिएशन किया वो तालिबान गवर्नमेंट के थ्रू ही उन आतंकवादियों से किया। तो विदाउट कंसीडिंग द rebellion forces belligerents right, refrain from treating them in a lawbreaker, consider them as a de facto authority in the territory under their occupation। अब हालांकि उनके जो बेलिजरेंट्स राइट हैं, जो उनके टेरिटरी एक्टिविटीज हैं, उनके बारे में बिना कुछ बोले वो उनको लॉ ब्रेकर नहीं मानते हैं दूसरे स्टेट। अगर इंसर्जेंसी ने एक बहुत बड़ा पार्ट किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का हथिया लिया है तो, और उसको रिकग्नाइज भी उनको करना है, क्योंकि उनके पास इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जो जियो पॉलिटिक्स चल रहा है उसकी कुछ ऐसी मजबूरी है कि उनको उस टेरिटरी को रिकग्नाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि करोड़ों के इन्वेस्टमेंट इंडिया ने अफगानिस्तान में कर रखा है, अब वो करोड़ों का उसका मेंटेनेंस करना है, सब करना है, और कल को मान लीजिए अफगानिस्तान का जहां उसने करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की है वहां तालिबान अभी भी वहां बढ़ रहा है और तालिबान वहां कैप्चर कर लिया, अब वहां फिर भी मेंटेनेंस जारी रख सके, इसलिए इंडिया को भी हो सकता है कि तालिबान से बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप रखना पड़े। तो ऐसा क्यों था? दिस डीम नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर नेशनल्स एंड देयर कमर्शियल इंटरेस्ट। मान लीजिए कि वहाँ उसके नेशनल फंसे हुए कमर्शियल इंटरेस्ट है, इसलिए उनको रिकग्नाइज करना पड़ता है। और एज ए रिजल्ट ऑफ रिकग्निशन इंसर्जेंट्स आर नॉट ट्रीटेड एज पायरेट्स एंड इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ वॉर। मतलब उनको आप पायरेट्स नहीं ट्रीट कर सकते, मतलब एक तरह से लॉ ब्रेकर ट्रीट नहीं कर सकते, और इंटरनेशनल रूल ऑफ वॉर के अंडर वो मानेंगे कि इंटरनेशनल रूल ऑफ वॉर वहाँ नहीं लग रहा है, वहाँ एक नॉर्मल हैंडओवर हो गया अथॉरिटी का, स्टेट का, और हम उसको एक पीसफुल मानते हैं, भले वो इंटरनल बहुत ही डिस्टर्ब रहा हो। अब ये तो हो गया इंसर्जेंसी की बात। अब हम आते हैं बेलिजरेंसी पे। A stage may come when the third state are compelled to treat the civil war as a real war between the rival power। अब जैसे सीरिया में हो रहा है, अफगानिस्तान से निकल के हम लोग सीरिया आते हैं। सीरिया में क्या हुआ कि स्टेट और तालिबान या ISIS के बीच इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई कि आपको मानना पड़ गया दूसरे कंट्रीज को कि हाँ यहाँ सिविल वॉर चल रहा है। अब क्या होता है कि अब वहाँ जो रसिया किसके साथ था? रूस साथ था सीरियन गवर्नमेंट के, और USA शुरू में जो सीरियन के अपोज में काम कर रहे थे आतंकवादी, भले वो ISIS या जो सीरियन लिबरेशन वॉर आर्मी या वॉर फ्रंट थे, उन लोगों को वो सपोर्ट कर रहा था USA। तो USA के हिसाब से जो वहाँ की सीरियन गवर्नमेंट थी वो बेलिजरेंट हो गई, मतलब वो पावर में नहीं, वो जबरदस्ती पावर को हथिया रही है। उन लोग दोनों ने क्या किया कि वहां के सीरिया के सिविल वॉर को रिकॉग्नाइज कर लिया।
अब और रसिया के हिसाब से जो अपोजिट जिसको यूएसए सपोर्ट कर रहा था वो बेलिजरेंट हो गए। इस तरह ये तीन स्टेट जो हो गए ये उस कॉन्फ्लिक्ट में इंटरनेशनल लॉ का अब अप्लाई कर देंगे और उसमें ये मानेंगे जो बेलिजरेंट्स हैं वहां चूंकि वॉर चल रहा है तब उनको लॉज ऑफ वॉर मानना पड़ेगा, यानी कि वहां पीओडब्ल्यू होंगे, पीपुल ऑफ प्रिजनर ऑफ वॉर, और उनको प्रिजनर ऑफ वॉर की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, उनको राइट देना पड़ेगा। यानी कि वहां अब वहां का वो इंटरनल मैटर नहीं रह गया। अगर बेलिजरेंसी का स्टेज शुरू हो गया तब वो जाके वहां का एक्सटर्नल मैटर हो जाएगा। दूसरे स्टेट रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि यहां सिविल वॉर चल रहा है और जो वहां डिफेक्टो या डिज्योर गवर्नमेंट है उसको वो लोग बेलिजरेंट की भी डिफिनीशन में रख सकते हैं। तो द कॉन्फ्लिक्ट इंटरनेशनलाइज एंड द बेलिजरेंट गेट सम राइट एंड अंडर इंटरनेशनल लॉ। अब यहां जो बेलिजरेंट होंगे जो सीरियन लिबरेशन आर्मी वगैरह थी उनको वो इंटरनेशनल लॉ के अंडर राइट्स दे देंगे कि आप उनके ऊपर ज्यादा अत्याचार नहीं कर सकती सिविल गवर्नमेंट वहां की। इस तरह ये बेलिजरेंसी का भी रिकॉग्निशन हो गया। अब मैंने आपको बता ही के रखा है कि एक अब अब आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में कितना है, कितना ही ज्यादा मिसमैनेज टाइप की कंट्रोल टेरिटरीज हैं। ये जो आपको बिल्कुल ब्लू में दिख रहे हैं, आप इसको कहेंगे ग्रीन, ग्रीन इज ब्लू, ये सारी तालिबान के अंडर कंट्रोल्ड है। ये कंटेस्टेड एरिया हैं जिसमें गवर्नमेंट और तालिबान के बीच वॉर चल रही है। और ये जो वाइट है ये गवर्नमेंट के वहाँ के सिविलियन गवर्नमेंट के अंडर में है। अब अगर किसी दूसरे कंट्री को इसको रिकॉग्निशन देना है तो वो इन एरिया के लिए तालिबान को उसको देना पड़ेगा, इन एरिया के लिए उसको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और ये एक तरह से बेलिजरेंट राइट भी हो सकता है, इंसर्जेंसी नहीं रह जाता, क्योंकि यहाँ उनको मानना पड़ेगा कि सिविल वॉर चल रहा है, इतना बड़ा एरिया अब कंटेस्टेड हो गया है। तो सिविल वॉर ये बहुत ही बड़े एरिया में फैल गया, तो यहाँ एक सिविल वॉर चल रहा है, तो उनको तालिबान को बेलिजरेंट राइट यानी कि जो राइट दिया गया इंटरनेशनल वॉर में वो सारे राइट देने पड़ेंगे एक दूसरे स्टेट को, और यहाँ से उनका रिकॉग्निशन शुरू हो जाएगा तालिबान का। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंसर्जेंसी और बेलिजरेंसी में क्या डिफरेंस है आपको मैंने बता दिया। इंसर्जेंसी मीन्स रिबेलियन, रॉयट, म्यूटनी बाय ए पोर्शन ऑफ सिटीजन स्टेट अगेंस्ट द एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट। इट इंडिकेट्स द आर्म स्ट्रगल बाय डिस्टेंट फोर्स एंड एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट इन ए स्टेट। On the other hand, belligerent signifies stage of civil war in which there are two contender for power can be placed on platform and there is something like the state of war, not only civil conflict। मतलब इसमें देखिए कोई एक पर्टिकुलर पोर्शन में जाके छोटी मोटी फोर्सें म्यूटनी हो रही हैं, रॉयट हो रहे हैं, लेकिन बेलिजरेंसी में दो मेन फोर्स हैं और वो आपस में लड़ रही हैं कंट्रोल के लिए स्टेट में। इंसर्जेंसी कैन बिकम बेलिजरेंसी। मैंने बताया इंसर्जेंसी कभी भी बढ़ के बेलिजरेंसी पहुंच जाती है, अक्सर होती है। यहाँ पहले तालिबान की इंसर्जेंसी ही शुरू हुई थी 90s के टाइम जब रसिया यहाँ आ गया था। अब ये क्या हो गया, बेलिजरेंसी हो गई। और बेलिजरेंसी होने के बाद ये एक तरह से पूरा एक बार कंट्रोल भी कर लिया था। वो तो 9/11 होने के बाद यूएसए ने फिर यहाँ से गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की और फिर उसके बाद भी इनकी एक्टिविटी कम नहीं हुई। ये इंसर्जेंसी से फिर बेलिजरेंसी में आ गए। इंटरनेशनल लॉ ट्रीट इंसर्जेंसी एंड सिविल वॉर इन इंटरनल अफेयर, मैंने आपको बताया विद इन द डोमेस्टिक जुरिडिक्शन। स्टेट कंसर्न इट इज अप टू म्यूनिसिपल लॉ इन्फोर्समेंट डील विद इट। इंसर्जेंसी को म्यूनिसिपल लॉ, चूंकि ये इंटरनल मैटर है तो म्यूनिसिपल लॉ लगेगा। हाउएवर बेलिजरेंट जो होते हैं वो थोड़ा से बड़े हो जाते हैं, वो सिविल वॉर का फॉर्म ले लेते हैं और दूसरे स्टेट को रिकॉग्नाइज करना पड़ जाता है कि यहाँ वॉर चल रही है, तो इनको इंटरनेशनल लॉ के अंडर ट्रीट किया जाता है। अब हम देखते हैं गवर्नमेंट इन एक्साइल क्या होता है। देखिए जब गवर्नमेंट व्हेन अ recognition is granted to a new state whose administration carried on by the government from outside the state,
मतलब स्टेट की टेरिटरी कहीं और है, गवर्नमेंट कहीं और उस टेरिटरी में ना होके कहीं और इस्टेब्लिश हो गए, और हम फिर भी उस गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर लिए। यही होता है गवर्नमेंट इन एक्साइल। इन एक्साइल मतलब वो अपने से बाहर है, वो वहां नहीं है, अपने घर पे नहीं है, उसको इन एक्साइल भेज दिया गया, प्रवास में भेज दिया गया है। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पीएलओ, जिसका आगे हम मैप भी देखेंगे कि ये एक पीएलओ का पता चल रहा है कि जिस टेरिटरी को वो कह रहा है कि हम वहाँ की गवर्नमेंट है, उस टेरिटरी पे इजराइल का कब्जा है, और पीएलओ कहीं बाहर बैठा हुआ है, पीएलओ की गवर्नमेंट कहीं बाहर इस्टेब्लिश है। हो सकता है उसका कुछ कंटेस्टेड एरिया में जहाँ पीएलओ का हो, लेकिन पूरा टेरिटरी में उसका कंट्रोल नहीं है, लेकिन कुछ जहाँ थोड़ी जगह पे कंट्रोल हो वहाँ कुछ गवर्नमेंट बैठी हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी पूरी टेरिटरी में है, बजाय कि वो इजराइल के कंट्रोल में भी है। तो ये गवर्नमेंट इन एक्साइल हो गई। इसको क्या कहा जाता है? इसको डिज्योर रिकॉग्निशन कहा जाता है। हाँ, कानूनन रूप से तो रिकॉग्निशन है, लेकिन डिफैक्टो गवर्नमेंट नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि जब उसकी कोई कंट्रोल ही नहीं है उन टेरिटरी में, जहां वो टेरिटरी का कह रहा है कि हम गवर्नमेंट, तो वहां डिफैक्टो वो नहीं है। लीगल कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? रिकॉग्निशन इन म्युनिसिपल लॉज कंट्रोल बाय द एक्साइल गवर्नमेंट ऑफ एसेट्स इन द रिकॉग्नाइजिंग स्टेट। जो रिकॉग्नाइज कर रहा है वो जो एसेट्स है उस गवर्नमेंट की, जहां जिन टेरिटरी की बात वो कर रहा है कि हम वहां की गवर्नमेंट है, और उसको रिकॉग्नाइजिंग स्टेट मान रहा है कि हाँ तुम उस टेरिटरी के हो। अब उसका जो उस कंट्री के अंदर एसेट्स होगा उन पीपल्स का जो उन टेरिटरी में रहते हैं, जिनको एक्साइल गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि हमारे अंदर आता है, वो एसेट्स को रिकॉग्नाइजिंग स्टेट मानेगी कि हाँ ये एक्साइल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। पहला ये हो गया लीगल कॉन्सिक्वेंस। दूसरा, जो नेशनल उसके अब्रॉड में है, जो बाहर है, विदेश में है, रह रहे हैं उस टेरिटरी के, जिनको वो क्लेम कर रहा है कि एक्साइल गवर्नमेंट की, हाँ इन एक्साइल गवर्नमेंट क्लेम कर रहा है कि मैं वहाँ की गवर्नमेंट हूँ, और वहाँ के नेशनल अगर किसी बाहर कंट्री में माने जा रहे हैं, तो वो एक्साइल के ज्यूरिडिक्शन में, अथॉरिटी में आते हैं इन एक्साइल गवर्नमेंट के। ये दो लीगल कॉन्सिक्वेंस होते हैं। अब आपको मैंने इसका एक एग्जाम्पल समझाने की यहाँ कोशिश की है। आप पैलेस्टीन देख रहे हैं 1947 से लेके प्रेजेंट तक। पहले ये जो आप ग्रीन पार्ट देख रहे हैं, ये पूरा पैलेस्टीन था, उसके ज्यूइस यहाँ थे। धीमे धीमे 7 ईयर वॉर हुए, एक और वॉर हुआ, इजराइल के ऊपर इतना भी उनको जब जगह नहीं दिया जा रहा था या बार बार उनको ख़त्म किया जा रहा था, तो इजराइल को ने भी इंक्रोचमेंट करना शुरू कर दिया, और पैलेस्टीन सिकुड़ता गया, और इस समय श्रिंक होके पैलेस्टीन बस इतना बचा। जो हाल पहले इजराइल का था वो पता चल रहा है कि अब पैलेस्टीन का बचा। और लेकिन पीएलओ कहता है कि हम तो पूरा इस एरिया के हैं, और इजराइल कहता है कि हम नहीं, तुम इस एरिया के नहीं हो, हम हमारे पास ये एरिया है। तो ये है आपका गवर्नमेंट इन एक्साइल, जो पीएलओ पूरे इस एरिया को क्लेम कर रहा है, और भले वो यहाँ हो, तो ये हो गया गवर्नमेंट इन एक्साइल। वो यहाँ की गवर्नमेंट खुद को क्लेम तो कर रहा है, लेकिन वो गवर्नमेंट, उसका कंट्रोल इन टेरिटरी में नहीं है। और ज़्यादातर वर्ल्ड की ज़्यादातर कंट्री पीएलओ को रिकॉग्नाइज भी कर ली है। अगर हम ये जो ग्रीनिश फॉर्म में दिख रहे हैं आपको, ये सारे पीएलओ को रिकॉग्नाइज किए हुए हैं, और वो उसके क्लेम को सही मानते हैं। किसको छोड़ के? कनाडा, यूएसए, यहाँ ग्रीनलैंड और यूरोप के कई देश, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब पीएलओ को रिकॉग्नाइज नहीं किए हैं। इंडिया ने भी किया है, और ये आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ हमारे लेक्चर्स का अंत हुआ। आई होप कि आप लोगों को बेलिजरेंसी, इंसर्जेंसी और गवर्नमेंट इन एक्साइल के बारे में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप पूछिए। ओके, हैव अ नाइस डे।